हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल लेंस। आई एम प्रियल, जैसे कि आप जानते हैं मुझे। एंड अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ लिया था। डायरेक्टर सिलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर ये पढ़ लिया था। एंड हमने नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप पढ़ लिया था, 165 सेक्शन नंबर। ओके, अभी हमको दो सेक्शंस पढ़ने एंड तीन टॉपिक्स पढ़ने। ठीक है, सेक्शंस दो हैं पर टॉपिक्स तीन हैं। क्या क्या? आज हमको पढ़ना है बोर्ड मीटिंग के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मीटिंग के बारे में। सब कुछ जितना भी बोर्ड मीटिंग के बारे में है वो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारी बुक में दिया हुआ है। पहली चीज हम पढ़ेंगे, सेक्शन है इसका 173, विच टॉक्स अबाउट मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। ठीक है, दूसरा इसका सेक्शन है 174, विच टॉक्स अबाउट कोरम। मुझे पता है कि आपको नहीं पता है कि कोरम क्या होता है, बट आई विल टेल यू एंड देन यू विल नो कि कोरम क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोटिस ऑफ द मीटिंग। हमें ये तीन टॉपिक्स आज की क्लास में कंप्लीट करना है, हमारा बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हो जाएगा। हमको इसे तीन टॉपिक्स कंप्लीट करना है, हमारे बोर्ड मीटिंग बहुत ही सुपर्ब तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला आता है कि बोर्ड मीटिंग होती क्या। बोर्ड मीटिंग होती क्या? बोर्ड को बोलते हैं, डायरेक्टर्स का जो कलेक्टिव ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, एंड उनकी जो मीटिंग्स हेल्ड होती है हम उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, सिंपल लैंग्वेज में। यस, व्हाई हमें बोर्ड मीटिंग्स करना चाहिए, व्हाई कंपनी शुड हैव बोर्ड मीटिंग्स। ओके, अगर हम मीटिंग नहीं करेंगे, इफ मीटिंग्स नहीं होंगी, तो हम कहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमें डे टू डे अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है, कौन से ट्रांजेक्शन्स करने हैं, कहाँ से लोन लेना है, किससे परचेज करना है। ठीक है, कितना मटेरियल चाहिए, क्या कॉस्टिंग होनी चाहिए, या किसको हायर करना है, क्या ऑडिट होनी चाहिए, कौन से ऑडिटर को हायर करना है। ये सब चीजें कहाँ डिसाइड होंगी अगर वो लोग बैठ के एक जगह पे बात नहीं करेंगे। अगर वो लोग बैठ के एक जगह बात ही नहीं करेंगे तो कहाँ होगा। इसलिए कंपनी को स्मूथली रन करने के लिए बोर्ड मीटिंग्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे डिसीजंस जो है कंपनी के वो बोर्ड मीटिंग्स में लिए जाते हैं। जो भी डे टू डे मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं वो बोर्ड लेती है, एंड वो मीटिंग्स में ही लेती है। मीटिंग्स में सबके साथ बैठेगी, सब लोग बैठेंगे राउंड टेबल पे, है ना। इमेजिन करो कि राउंड टेबल है, वहां पे सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, जितने भी 10-15 हैं। सबने एक एजेंडा निकाला कि आज हमको इस बारे में बात करनी है ना, यही हमारे एजेंडा है, इन इन टॉपिक्स पे डिस्कस करना है। एंड सबसे फिर पूछा कि क्या आप इसके फेवर में हैं, क्या आप इसके अगेंस्ट में हैं। फिर जिनने वोट दिया उसके हिसाब से डिसीजन पास होता है, जो मैंने आपको बताया था कि रेजोल्यूशन होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, वो पास होता है। राइट, क्या आपको इतना समझ में आया कि बोर्ड मीटिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई भी मीटिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मीटिंग नहीं होगी तो कोई डिसीजन ही नहीं आ पाएगा। सब लोग अगर मैंने अपने हिसाब से कंपनी का डिसीजन ले लिया, मैंने दूसरे डायरेक्टर से पूछा ही नहीं मीटिंग के अंदर, तो क्या वो सही होगा? तो वो गलत माना जाएगा। दूसरे डायरेक्टर्स आके मुझको बोलेंगे कि आप अकेले कैसे डिसीजन ले सकते हो, आपने हमसे तो पूछा ही नहीं, हमसे आपने राय नहीं मांगी हमारी, तो हमने तो कुछ सजेशंस ही नहीं दिए, हमने तो अपना कुछ इनपुट ही नहीं दिया उस चीज में, तो आप कैसे यहाँ पे डिसीजंस ले सकते हो? आपकी कंपनी थोड़ी ना है, हम सबकी कंपनी है। ये सब क्योस हो सकता है। इसलिए हम मीटिंग्स करते हैं कि मीटिंग में सब लोग आए, बैठे, सब एक चीज से बात करें, डिस्कस करें कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, क्या हम कोई ट्रांजेक्शन करना चाहिए कि क्या हमको ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए। उसके बाद डिसीजन ले। दैट इज वाई मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके, सबसे पहले तो आपको मैं ले चलती हूँ बुक में, एंड बुक में मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे बोर्ड मीटिंग को लेके क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है जो कि बहुत ही इंट्रोडक्शन है लेवल का, मतलब प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन है, विच इज नॉट सो यूजफुल। ठीक है, विच इज नॉट सो यूजफुल फॉर योर एमसीक्यू एग्जाम बेसिस, बट अपन बस रीड कर लेते हैं। द वे बोर्ड मीटिंग्स आर रन सच says much about
हाउ अ कंपनी इज रन। जैसे बोर्ड मीटिंग्स होती है उसी तरीके से बताया जाता है कंपनी कैसे रन हो रही है। सक्सेसफुल कंपनीज यूज बोर्ड मीटिंग्स टू क्रिएट एंड इम्प्रूव की बिजनेस स्ट्रैटेजीज। जैसे कि कंपनी आएगी बोर्ड मीटिंग में, सारे डायरेक्टर्स बैठेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, ठीक है, कैसे कंपनी को आगे लेके चलना है, कैसे ग्रोथ करनी है। तो सक्सेसफुल कंपनीज की निशानी होती है कि वो बोर्ड मीटिंग्स में अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं। The board of directors primarily oversees the management of the company to ensure that the interest of non-controlling shareholders is protected. ठीक है, इस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में डिसीजंस लेती है ये इंश्योर करने के लिए कि जो नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स है, जिनके पास कंट्रोल नहीं है, ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर्स जिनके पास कंट्रोल नहीं है, एटलीस्ट उनका इंटरेस्ट तो प्रोटेक्टेड रहे। तो उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे डिसीजंस लेते हैं। It also functions as advisory board, brings diverse knowledge, and is expected to create the right tone of the tone at the top within the company. मतलब क्या है इसका? मतलब बहुत ही इजी है, आपको लाइन पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि टोन ऑफ द कंपनी कौन सेट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सेट करते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम करने वाली है ना? उन लोग के पास नॉलेज रहती है, वो इतने एडवाइसेस दे सकते हैं, कंपनी के अच्छे भले के बारे में बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मीटिंग्स करना जरूरी है कि मीटिंग्स में वो सारी बातें हो सके, मीटिंग्स में सारी बातें हो सके, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया एक इंट्रोडक्शन चीज का। अब हम पढ़ेंगे जो वो आएगा आपके एग्जाम में। अब जो हम पढ़ेंगे वो आएगा आपके एग्जाम में, वो पूछा जाएगा। अब ये तो बता दिया कि मीटिंग्स होनी चाहिए। ये तो बता दो कि कब होनी चाहिए, कितनी बार होनी चाहिए, कितने टाइम होनी चाहिए, ठीक है, कहाँ पे होनी चाहिए। ये सब की भी एक एक रूल लिखा हुआ है। इन सब का एक एक रूल कहाँ लिखा है? सेक्शन 173 में लिखा हुआ है कि मीटिंग कैसे होगी, कहाँ होगी, कितनी बार होगी, और कौन कौन मीटिंग में आएगा, ठीक है। पहला होता है कि पहली बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, जब भी इनकॉर्पोरेशन होता है, जब भी इनकॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन से विथ इन 30 डेज में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। पहली बोर्ड मीटिंग की बात करें, मतलब कंपनी की लाइफ की पहली बोर्ड मीटिंग की। ओके, एक ही बार होगी, पहली बोर्ड मीटिंग तो एक ही बार होगी, है ना। तो वो मीटिंग इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। 30 दिन के अंदर लिखा है, विथ इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहली बोर्ड मीटिंग इनकॉर्पोरेशन जब भी कंपनी हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। ओके। सेकंड है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए एक साल में। बोल रहे हैं कि एक साल में हमें कितनी बोर्ड मीटिंग करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए। तो मिनिमम मिनिमम लिखा है, इससे ज्यादा भी हो सकती है बोर्ड मीटिंग्स। मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स एवरी ईयर होनी चाहिए। मतलब हर साल में एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स तो होनी ही चाहिए। मिनिमम साइड पे 4 बोर्ड मीटिंग्स तो होनी ही चाहिए। एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है। गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स मतलब क्या है? कि मान लो कि आज बोर्ड मीटिंग हुई, आज बोर्ड मीटिंग हुई, मैं क्या अगर कल ही करना चाहूँ तो कल हो जाएगी, हो सकती है। अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं 150 दिन बाद, या मैं चाहूँ तो 6 महीने बाद, आज मैंने मीटिंग की, अब मैं 6 महीने बाद मीटिंग करूंगी, ठीक है। अब मैं 6 मंथ्स बाद मीटिंग करती हूँ, चलो ठीक है, अब मैं 6 मंथ्स बाद मिलते हैं, तो अपन एक दो मीटिंग्स फटाफट करते जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते। आपको गैप चाहिए रहता है मीटिंग्स के बीच में, गैप चाहिए रहता है। बट ये दिया गया है कि मिनिमम कितना गैप आप रख सकते हो, कितना गैप आप रख सकते हो, ये बताया गया है। ये नहीं कि इतना ही गैप होना चाहिए, आपको बताया गया कितना गैप हो सकता है। तो दो मीटिंग्स के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। शेल इंटरवीन बिटवीन टू मीटिंग्स, नॉट मोर देन 120 डेज शेल इंटरवीन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स। दो बोर्ड मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपने आज एक बोर्ड मीटिंग कर ली, आप 1 महीने बाद दूसरी बोर्ड मीटिंग कर सकते हो। बट आप 120 दिन के बाद वो बोर्ड मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नहीं, आपको जल्दी करनी पड़ेगी, उसके पहले करनी पड़ेगी। 120 डेज खत्म हो जाए उसके पहले आपको बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है।
सो नॉट मोर देन 120 days लिखा है, दो बोर्ड मीटिंग के गैप, मतलब कि एक साल में आपकी चार बोर्ड मीटिंग 3-3 महीने में भी आप करोगे तो भी बढ़िया तरीके से हो जाएंगे, 3-3 महीने में भी करोगे तो भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। ओके, 3 महीने में आपके 90 days होते हैं कंप्लीट। ओके एंड यस ओके, सो 120 days, ये याद रखना कि कितना, 2 महीने के बीच में गैप इस कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 120 days से ज्यादा नहीं होना चाहिए दो बोर्ड मीटिंग्स के बीच का गैप। ओके, फिर आता है ओपीसी, स्मॉल कंपनी और डोमेन कंपनी। ओपीसी जहाँ पे एक मेंबर होता है, वन पर्सन कंपनी। स्मॉल कंपनी की मैं आपको डेफिनेशन बताई थी, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, वो कंपनीज एंड डोमेन कंपनीज जो कि एक्टिवली काम नहीं कर रही, उनके में दिया गया है कि एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर के हिसाब से हाफ हाफ में 2 बार बोर्ड मीटिंग कर लो। ठीक है, द गैप बिटवीन टू मीटिंग शेल नॉट बी लेस देन 90 days। मतलब कि यहाँ पे दिया गया है कि दो बोर्ड मीटिंग्स में एटलीस्ट 90 days का गैप तो होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि एटलीस्ट 90 days का गैप होना चाहिए टू बोर्ड मीटिंग्स के बीच में। ऐसा नहीं कि डोमेन कंपनी, स्मॉल कंपनी या ओपीसी है तो हमने दो बोर्ड मीटिंग आज और कल में कर ली और हो गई हमारी। ऐसा नहीं कि आज आज हमने फर्स्ट कैलेंडर ईयर का हाफ कब हुआ, जून में हुआ, राइट। फर्स्ट कैलेंडर ईयर का हाफ कब हुआ, जून में हुआ, तो हमने जून में एक बोर्ड मीटिंग कर ली 30 जून को, और 1 जुलाई को एक बोर्ड मीटिंग कर ली, तो हमारी दो बोर्ड मीटिंग होंगी दोनों हाफ में। ऐसा नहीं कर सकते, दो बोर्ड बोर्ड मीटिंग्स में नॉट लेस देन 90 days, शुड नॉट बी शुड नॉट बी लेस देन 90 days। ठीक है, 90 दिन का गैप होना चाहिए दो बोर्ड मीटिंग्स में। गैप जो है शुड नॉट बी लेस देन 90 days, 90 days का गैप होना चाहिए दो बोर्ड मीटिंग्स में। ओके, क्या आपको ये समझ में आई बात? यहाँ पे क्या लिखा है कि एटलीस्ट 90 days का गैप होना चाहिए दो बोर्ड मीटिंग्स में, किन कंपनीज के लिए? ओपीसी, स्मॉल कंपनी एंड डोमेन कंपनी के लिए। जो नॉर्मल रेगुलर कंपनीज है इनके अलावा उनमें कितना, नॉट मोर देन, यहाँ पे बात हो रही थी नॉट लेस देन, ये थर्ड पॉइंट पे नॉट लेस देन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, नॉट मोर देन 120 days, मतलब दो बोर्ड मीटिंग्स में 120 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल कंपनीज के लिए बोल रहे हैं। समझ में आई? दो लिमिट है, एक तो ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोमेन कंपनी की है कि 90 दिन से कम का गैप नहीं होना चाहिए, एंड एंड जो नॉर्मल कंपनीज है इसके अलावा उसमें दो मीटिंग्स के बीच में, दो मीटिंग्स के बीच में 120 days से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ओके, नॉर्मल कंपनीज साल में कितनी बार बोर्ड मीटिंग करेंगी? 4 बोर्ड मीटिंग करेंगी साल में। एंड ओपीसी, स्मॉल कंपनी और डोमेन कंपनी, उनको एक कैलेंडर ईयर के फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में दो मीटिंग्स करनी है, दो मीटिंग्स करनी। नाउ आता है मोड ऑफ पार्टिसिपेशन, डायरेक्टर्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो इन पर्सन भी आ सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन से भी आ सकते हैं, मतलब जूम में मीटिंग भी कर सकते हैं वो। ठीक है, अगर कुछ और टेलीकास्ट करने का या पार्टिसिपेट करने का कोई और मीन्स भी दिया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, तो वहां से भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Filing resolutions. Resolutions of certain specified agenda terms, items to be filed with the ROC in E-Form MGT 14। ये पहला फॉर्म फॉर्म का नाम आया है आपके पास। कोई भी रिजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड रिजोल्यूशन, कोई भी कंपनी में कोई भी रिजोल्यूशन पास होगा तो आपको MGT 14 में जाके बताना पड़ेगा आरओसी को। आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, जो आपकी हेड है। हर कंपनी को का ओवरसाइट करने के लिए एक आरओसी बनाई गई है, जहां पे आरओसी हर कंपनी को देखती है कि वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, सही डिसीजंस ले रही है कि नहीं। तो हमने जो भी डिसीजन जिस बोर्ड मीटिंग में लिए हैं, हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, MGT 14 में जाके बताना पड़ेगा, किसको? आरओसी को। ठीक है, आरओसी जो है बाप है, जो उसको जाके बताना पड़ेगा। कंपनीज का जो बाप है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहाँ पे आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, वहां जाके आपको MGT 14 में जो भी एजेंडा दिया हुआ है, उसमें MGT 14 में अगर उस केसेस में हमने कुछ भी डिसीजन लिया है कंपनी में, तो हमको MGT 14 में जाके रिजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा। किस पे? आरओसी के पास जाके। क्या क्या पढ़ा हमने? पहली बोर्ड मीटिंग टीम कॉर्पोरेशन 30 डेज में हो जानी चाहिए। एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए।
दो बोर्ड मीटिंग्स के बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ओपीसी स्मॉल कंपनी और डोमेन कंपनी है तो साल में दो बोर्ड मीटिंग करेंगी ईच कैलेंडर हाफ में, कैलेंडर ईयर के ईच हाफ में। एंड दो बोर्ड मीटिंग्स में एटलीस्ट 90 डेज का गैप होना चाहिए। पार्टिसिपेट डायरेक्टर्स कैसे कर सकते हैं? इन पर्सन भी कर सकते हैं और ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकते हैं। एंड हमको एमजीटी 14 नाम का जो रिजोल्यूशन ई फॉर्म है वो आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा, जो भी एजेंडा आइटम्स के लिए हमने अगर डिसाइड किया, रिजॉल्व किया है उस मीटिंग में। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? इसकी इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ है? ओके, यस। तो हम जाते हैं हमारे टॉप चैप्टर 2 नोट्स पे। मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। तो पहला हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्मॉल कंपनी, ओपीसी एंड डोमेंट कंपनी। ठीक है, इनके लिए अलग बताया गया है एंड अदर कंपनीज जो हैं इनके लिए अलग बताया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ये सिर्फ एक्सेप्शन है। मीटिंग ऑफ द बोर्ड का एक्सेप्शन है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हमको सबसे पहले ये समझना है कि सारी कंपनीज में जो अदर सारी कंपनीज है वहां पे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है वो कब हो जानी चाहिए? विथ इन 30 डेज इन कॉर्पोरेशन से। इन कॉर्पोरेशन के विथ इन 30 डेज में हमारी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड हो जानी चाहिए। दूसरी चीज, एक साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग तो करनी है आपको। ठीक है, ओके। उसके बाद गैप दिया है कि नॉट मोर देन कितना, 120 डेज का, कहाँ पे? बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग्स। गैप कितना है? नॉट मोर देन 120 डेज बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग्स। ओके, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कितनी बार बोला है कि एटलीस्ट 2 बोर्ड मीटिंग्स इन ईच कैलेंडर हाफ। ठीक है, यहाँ पे 2 की बात हो रही है, यहाँ पे 4 की बात हो रही है। और यहाँ बोल रहे हैं कि मिनिमम कितना, 90 डेज का गैप होना चाहिए। गैप कितना है? मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। यहाँ पे 90 डेज का गैप बोल रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं कि नॉट मोर देन 120 डेज का गैप, मतलब कि 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम गैप कितना है? 120 दिन का है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। स्मॉल ओपीसी डोमेट में बोला है कि एटलीस्ट 2 बोर्ड मीटिंग तो कर लो, और यहाँ पे बोला है कि एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स तो होनी चाहिए, कोई भी जो अदर कंपनीज है। इन 3 कंपनी को छोड़ के जितनी भी नॉर्मल कंपनीज चल रही है, स्मॉल कंपनी एक एक्सेप्शन हो गया, ओपीसी एक एक्सेप्शन हो गया, गवर्नमेंट कंपनी एक एक्सेप्शन हो गया, उसके अलावा जितनी भी नॉर्मल कंपनीज है वो ये रूल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, ये रूल के हिसाब से चलेंगे। ये हो गई अपनी बात मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड की। उसके बाद पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है? पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है? तो इन पर्सन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड ऑडियो वीडियो मोड से भी कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो मोड से भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज के बारे में बात की थी अपन ने, एक और चीज के बारे में कि एमजीटी 14 में हमको रिजोल्यूशन जो भी किया है उसको फाइल करना है। रिजोल्यूशन टू बी फाइल्ड, एमजीटी 14 में रिजोल्यूशन फाइल करना है, किसके पास जाके? आरओसी के पास जाके। ये पूरा हमारा मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड का कंसेप्ट खत्म हो गया। यहाँ पे हमारा मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड का पूरा कंसेप्ट ही खत्म हो गया इतनी सी बात में। क्या आपको ये क्लियर है?
क्या आपको ये डायग्राम से पूरा क्लियर हो गया कि मीटिंग ऑफ द बोर्ड सिर्फ इतना ही बताया गया कि मीटिंग्स कब होंगी, ठीक है, कितने टाइम में होगी, ये बता दिया कितना गैप होगा, उसका जो रिजोल्यूशन निकलेगा, ठीक है, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड में, बोर्ड मीटिंग का रिजोल्यूशन हम कहाँ फाइल करना है, आरओसी के पास जा के फाइल करना है, फॉर्म का नाम क्या है, एमजीटी 14 फाइल करना है, ओके, एमजीटी 14 फाइल करना है। एंड पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग में, इन पर्सन भी कर सकते हैं एंड ऑडियो वीडियो मोड से भी कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल मोड से भी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई, ये तो बात होगी किसकी, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड सेक्शन 173 की, सेक्शन 173 की बात होगी। अब एक चीज समझना, एक फ्लो चार्ट समझना, जब भी कंपनी को, ठीक है, एक मिनट रुकना, ओके, जब भी कंपनी को कंपनी को बोर्ड मीटिंग करानी रहती है, ठीक है, जब भी कंपनी में बोर्ड मीटिंग करानी रहती है तो आप क्या करते हो, आप भेजते हो नोटिस। सबसे पहले नोटिस किसको जाएगा, टू द डायरेक्टर्स, इसको जाएगा डायरेक्टर्स को जाएगा नोटिस कि आप, हम लोग बोर्ड मीटिंग करने चाहते हैं इस दिन पे, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा कौन से दिन पे, डे, डेट, टाइम, वेन्यू, ये आपको बता दिया जाएगा। आपके पास कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है वो सब ये नोटिस में लिखा रहेगा, इस नोटिस में यही कंटेंट्स लिखे रहेंगे, ठीक है, कि हमको बोर्ड मीटिंग करनी है, कौन सी बोर्ड मीटिंग है, उसके सब कुछ, इसके साथ साथ क्या क्या दिया जाएगा, एक एजेंडा भी दिया जाएगा। एजेंडा में क्या रहता है कि कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं, डिसीजंस, ये कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करनी है, ठीक है, कौन से डिस्कशंस होने वाले हैं, ये सब के बारे में बात की जाती है एजेंडा में, ठीक है। नोटिस दिया जाता है डायरेक्टर्स को कि हमको इस दिन पे करना है, डेट टाइम वेन्यू, एजेंडा दे देंगे उनको कि क्या क्या किस बारे में बात करना है, तो प्रिपेयर हो जाए उस चीज के लिए, अपने अपने व्यूज लेके आ जाए। उसके बाद मीटिंग हेल्ड होती है, मीटिंग हेल्ड होती है, अपने अपने जिस डे डेट टाइम वेन्यू पे डिसाइडेड है वहां पे हेल्ड होगी, ठीक है। वहां पे चेक किया जाता है कोरम। कोरम का मतलब होता है कि मान लो मीटिंग हो रही बोर्ड की, सिर्फ एक इंसान आया, सिर्फ एक ही इंसान आया, ये पूरे मीटिंग में कम से कम 5 लोग थे, है ना, कोई सिर्फ एक ही इंसान आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से, किसी एक इंसान, तो क्या वो मीटिंग कर लेगा, क्या वो अकेले बैठ के, चलो मैं अकेले तो आ गया हूँ ना, बाकी सब तो नहीं आए, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं तो यहाँ पे डिसीजंस ले लेता हूँ, मैं तो यहाँ पे डिसीजंस ले लेता हूँ, बाकी सब आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या वो अकेले डिसीजंस ले सकता है, तो कंपनी लॉ के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको कोरम मेंटेन करना पड़ता है। कोरम का मतलब ये होता है कि जब तक उस मीटिंग में इतने लोग नहीं आ जाते, जितना भी उन्हें लिमिटेड बताया गया, लिमिट बताई गई है, उतने लोग नहीं आ जाते तब तक आप मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, तब तक उसको वैलिड मीटिंग नहीं माना जाएगा, अगर उतने लोग नहीं आते हैं तो। अगर उतने लोग आ जाएंगे मतलब कोरम सेटिस्फाई हो चुका है। कोरम का मतलब यही होता है कि पार्टिसिपेशन उतना होना चाहिए, पार्टिसिपेशन इतने लोगों का होना चाहिए, तब जाके वो मीटिंग को वैलिड मीटिंग कहा जाएगा, तब जाके वो मीटिंग वैलिड मीटिंग कही जाएगी, ओके। अगर उतना कोरम नहीं आया है, मीटिंग में उतनी पार्टिसिपेशन नहीं आई है, तो वो मीटिंग को हम उस दिन पे नहीं करेंगे, हम फिर अगली बार करेंगे जब उतना पार्टिसिपेशन आ जाएगा, बट वो मीटिंग वहां पे हम रोक देंगे, एडजर्न कर लेंगे। कोर्ट में सुना होगा एडजर्न का मतलब, एडजर्न का मतलब होता है कि इस केस को हम अभी यहाँ रोक रहे हैं, अब नेक्स्ट डेट जो डिसाइडेड है वहां पे ये चीज वापस कंटिन्यू करेगी, तो वो मीटिंग भी वहां पे एडजर्न हो जाती है, एंड उसके बाद नेक्स्ट डेट डिसाइड की जाती है, फिर से डायरेक्टर्स को नोटिस दिया जाता है, एजेंडा शेयर किया जाता है, एंड फिर उस दिन पे हेल्ड की जाती है मीटिंग, फिर उस दिन पे हेल्ड की जाती है मीटिंग, फिर उस डेट पर अगर कोरम सेटिस्फाई हो जाता है तब जाके वो मीटिंग को वैलिड मीटिंग कहा जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, कोरम का मतलब समझ आएगा, कोरम को क्या बोलते हैं, कोरम का मतलब क्या होता है, इज इट क्लियर, ओके। अब पढ़ते हैं अपन कोरम एंड नोटिस ऑफ द मीटिंग। सबसे पहले अपने फ्लो चार्ट के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले अपन देते हैं नोटिस, सबसे पहले अपन देते हैं
नोटिस, बोर्ड मीटिंग का नोटिस देंगे। अगर नोटिस ही नहीं दोगे बोर्ड मीटिंग को तो डायरेक्टर को पता कैसे चलेगा कि ये बोर्ड मीटिंग होने भी वाली है? कैसे पता चलेगा? उनको बताना है हमें कि बोर्ड मीटिंग होनी है, कब होनी है, किस टाइम पे होनी है, किस जगह पे होनी है, ये सब बताना पड़ेगा। तब जाके तो डायरेक्टर्स आ पाएंगे ना अपना टाइम निकाल के, राइट? तो कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट नॉट लेस देन 7 days नोटिस इन राइटिंग। राइटिंग में आपको एटलीस्ट मिनिमम 7 days का नोटिस तो देना ही है। शेल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर एट द रजिस्टर्ड एड्रेस एज अवेलेबल विद द कंपनी। ठीक है, हर एक डायरेक्टर को उसके रजिस्टर्ड एड्रेस जो भी उसने रजिस्टर किया होगा कंपनी के साथ, ठीक है, जो भी हर हर डायरेक्टर अपना एड्रेस कंपनी को देता है कि हमारा ये कंपनी का हमारा ये कम्युनिकेशन एड्रेस है, ठीक है, कि आप हमारा घर का एड्रेस ले लो या हमारे ऑफिस का एड्रेस ले लो। डायरेक्टर बताएगा कंपनी को, तो कंपनी के पास हर एक डायरेक्टर का एड्रेस होता है। तो उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको राइटिंग में 7 days के पहले, एटलीस्ट 7 days के पहले उसको नोटिस पहुंच जाना चाहिए कि उसके पास टाइम रहे, है ना, वो अपना अपना टाइम निकाल पाए, वो अपना डेट्स डिसाइड कर ले, शेड्यूल कर ले, उसको उतना टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये बोल दिया कल ही मीटिंग है तो कल आ जाओ। अब कल किसी के पास टाइम है नहीं है, उसने प्रिपरेशन की है नहीं की है, हमें उसे टाइम देना पड़ेगा डायरेक्टर को। तो हर एक डायरेक्टर को एटलीस्ट 7 days का नोटिस तो जाना चाहिए राइटिंग में ओरली भी नहीं, राइटिंग में उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे जो भी कंपनी के पास है। नोटिस कैन बी गिवन बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब आप ईमेल करके ही भेज सकते हो नोटिस। उसको हैंड डिलीवरी भी कर सकते हो, अगर आसपास ही कहीं रहते हैं तो आप जाके देके आ जाओ। पोस्ट के थ्रू भिजवा दो या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हो। ईमेल के थ्रू भी आप भेज सकते हो नोटिस। तो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम बताइए कितने दिन के पहले भेजना है ना। शॉर्टर नोटिस, कुछ केसेस है जहाँ पे आप शॉर्टर नोटिस मतलब 7 days से कम टाइम में भी नोटिस भेज सकते हो, ठीक है। इफ द बोर्ड मीटिंग इज कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस, एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall be present at the meeting. If he is not present, the decision of the meeting shall be circulated to all directors and it shall be final only after ratification of decision by at least one independent director. इस पॉइंट को अभी अपन होल्ड पे रखते हैं अभी इस पॉइंट को इसको समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये दो पॉइंट समझ में आ गए ना कि क्या बोल रहा है इसमें। दूसरा पॉइंट बोला है कि SS1 कुछ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वैसे ही सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑन मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, SS1 जिसको कहते हैं, विच इज इशूड बाय ICSI, मस्ट बी मैंडेटरीली फॉलोड बाय ऑल कंपनीज। मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उसने कुछ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स निकाल के रखे हैं कि कैसे हर कंपनी सेक्रेटरी को काम करना है, ठीक है। मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड पे SS1 दिया हुआ है, जहां पे हर कंपनी को मैंडेटरी तरीके से, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, SS1 फॉलो ही करना है। SS1 में क्या लिखा हुआ है? SS1 में ये लिखा हुआ है, नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग शेल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर बाय हैंड, स्पीड पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड पोर्ट और बाय फैक्सिमिल मतलब कि फैक्स, और बाय ईमेल और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब कि व्हाट्सएप को भी यहाँ पे इंक्लूडेड किया गया है। तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दो, मैसेज से नोटिस भेज दो। उनके पास कम्युनिकेट होना चाहिए, राइटिंग में कम्युनिकेट होना चाहिए। आप ओरली नहीं कम्युनिकेट कर सकते, आपके पास राइटिंग में सबूत होना चाहिए कि हमने हर एक डायरेक्टर को या तो हैंड से या स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोर्ट से या फैक्स से या ईमेल से या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से हर एक डायरेक्टर को मीटिंग के पहले हमने नोटिस दे दिया है। नोटिस, ये सब SS1 की बात हो रही है ना यहाँ से, ये पूरी SS1 की बात हो रही है, ओके। Notice shall be issued by the company secretary or where there is no company secretary, any director or any other person authorized by the board. ठीक है, जिस कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी है तो कौन नोटिस इशू करेगा? कंपनी सेक्रेटरी इशू करता है नोटिस। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर इशू करेगा, या कोई भी ऐसा ऑथराइज पर्सन है जिसको बोला गया है बोर्ड ने कि आप नोटिस इशू करोगे, तो वो नोटिस इशू करेगा।
ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी बताई गई कि कौन इशू करता है। नोटिस में क्या क्या होगा? नोटिस शेल स्पेसिफाई द सीरियल नंबर, डे, डेट, टाइम एंड फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग। मतलब सीरियल नंबर कौन सा? सीरियल नंबर का मतलब होता है कौन सी मीटिंग है। मान लो कि 10वीं मीटिंग हो रही है बोर्ड की, है ना? तो 10th बोर्ड मीटिंग, ओके, 10th बोर्ड मीटिंग लिखा जाएगा। तो उसमें डे कौन से दिन पे हेल्ड हो रही है, डेट कौन से डेट पे हेल्ड हो रही है, क्या टाइम पे होगी, कौन से एड्रेस पे होगी, क्या वेन्यू रहेगा मीटिंग का, सब कुछ उस नोटिस में स्पेसिफाई किया जाएगा। The notice shall inform the directors about the option available for them to participate through electronic mode and provide them all the necessary information। मतलब क्या कि हमें नोटिस में डायरेक्टर्स को बताना है, ठीक है, हमें नोटिस में डायरेक्टर्स को बताना है कि उनके पास ऑप्शन है, तो वो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, मतलब कि जूम के थ्रू भी अटेंड कर सकते हैं मीटिंग। बट हमें पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी किस तरीके से जूम के थ्रू वो अटेंड कर सकते हैं, फुल इंफॉर्मेशन के साथ उनको नोटिस में बताना पड़ेगा। The notice of the meeting shall be given even if meetings are held on predetermined dates or at a predetermined intervals। मतलब क्या? मान लो कि आपने साल की शुरुआत में ही बोर्ड मीटिंग बता दिया कि हम इस डेट पे बोर्ड मीटिंग हेल्ड करने वाले हैं, या इतने इतने इंटरवल में हम बोर्ड मीटिंग करेंगे। मान लो कि हम हर 3 महीने बाद जो भी 10 तारीख होगी उस मंथ की, उसमें हम बोर्ड मीटिंग करेंगे। मतलब प्री डिटरमाइंड हो गई, मतलब ये प्री डिटरमाइंड होगी, पहले से ही पता चल गया सब डायरेक्टर्स को। तब भी हमको नोटिस देना जरूरी है, तब भी, भले ही वो प्री डिटरमाइंड डेट पे ही क्यों नहीं हो रही हो मीटिंग है। पहले से डिसाइडेड है कि हमको नेक्स्ट मीटिंग कौन से डेट पे करनी है, पहले से डिसाइडेड है कि हमको नेक्स्ट मीटिंग कौन से डेट पे करनी है, तब भी आपको उस मीटिंग के नेक्स्ट मीटिंग के लिए वो नोटिस देना पड़ेगा हर एक डायरेक्टर को, तब भी देना पड़ेगा। इट इज नॉन निगोशिएबल, ओके। नोटिस convening a meeting shall be given at least 7 days before the date of the meeting unless the articles prescribed a longer period। मतलब क्या है कि आपको एटलीस्ट 7 डेज के पहले तो नोटिस देना ही है, ठीक है। बट कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इससे लंबा टाइम भी रख सकती है, ठीक है, इससे लंबा टाइम भी रख सकती है। बोल सकती है कि 10 दिन पहले हमको नोटिस देना है सारे डायरेक्टर्स को, तो वो भी रख सकती है, तो फिर आप आर्टिकल्स के हिसाब से चलोगे। बट आप कभी ये नहीं लिख सकते कि हम 5 दिन पहले नोटिस देंगे। जो आपके लॉज में लिखा है, आप उसके दायरे में काम कर सकते हो। लॉ में लिखी है मिनिमम लिमिट, कि मिनिमम तो 7 डेज का देना ही है, तो आप मिनिमम लिमिट को और कम नहीं कर सकते। आप मिनिमम लिमिट को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो कि हमें 7 नहीं, हम तो 10 दिन पहले नोटिस दे देंगे, तो हम तो लिमिट के अंदर ही है, हम 7 डेज की लिमिट तो क्रॉस कर ही नहीं रहे हैं, है ना? बट आप ये नहीं लिख सकते कि हम 5 दिन पहले नोटिस देंगे, क्योंकि वो लिमिट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना। जो आपका लॉ है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सबसे बड़ा है आपका लॉ, उसके बाद आता है आर्टिकल्स। सबसे बड़ा क्या है? लॉ। सबसे बड़ा है कंपनीज एक्ट, उसके बाद आपके आर्टिकल्स आते हैं। तो कंपनीज एक्ट में जो लिखा है उसके दायरे में रह के आप अपने आर्टिकल्स में लिमिट्स को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। जैसे कि इस केस में लिमिट लॉ में दी गई है कि 7 दिन की होनी चाहिए, तो आप इस लिमिट को बढ़ा सकते हो कि आप कॉन्ट्रडिक्ट ना करो कंपनीज एक्ट को भी। आप कंपनीज एक्ट के दायरे दायरे में भी रहो और अपने आर्टिकल्स के दायरे में भी रहो, ठीक है। क्या ये इजी है? कितना इजी है, मतलब आपको कुछ रूल्स ही बता दें कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए, है ना। इन रूल्स को हम एक बार लिख के अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि क्या क्या बोला गया है, ओके। अब अपन बात करते हैं नोटिस की, है ना, नोटिस की बात करें। नोटिस ऑफ द कौन सी मीटिंग? बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है, ठीक है। नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है, एक मिनट ना। पहले तो पहले तो अपन जो बोर्ड मीटिंग में कंपनी में एक्ट में लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग में दो तरीके से पढ़ना है हमको, ठीक है, दो लोगों के रूल्स पढ़ना है। एक तो जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, और जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 है, विच इज इशूड बाय आईसीएसआई। आईसीएसआई ने जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स 1 इशू किए उसके बारे में। अच्छा,
सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही होते हैं, बस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स और ज्यादा आपको माइन्यूट कर देते हैं और ज्यादा डिटेल्ड बता देते हैं। कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा हे वायर दिया हो, बट सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या कर रहा है, आपको और ज्यादा ही डिटेल्ड बता दे रहा है, बहुत ज्यादा है सेम, बहुत ज्यादा डिटेल बता रहा है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट ने सबसे पहले क्या बोला, कंपनीज एक्ट ने सबसे पहले ये बोला है कि आपको मिनिमम 7 days प्रायर तो नोटिस सेंड करना है। अरे रुको यार, इसको ऐसे नहीं लिखता, थोड़ा सा और इसको इजी वे में लिख लेते हैं अपन। एक मिनट ना। ओके, कंपनीज एक्ट में लिखा है कि कि नोटिस टू बी सेंट टू एवरी डायरेक्टर एंड इन राइटिंग। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई कि आपको सारे 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 डायरेक्टर्स को जो भी कंपनी में है उनको राइटिंग में नोटिस देना है। कैसे देना है, राइटिंग में नोटिस देना है। उसके बाद सेकंड बात ये हो गई कि आपको एटलीस्ट 7 days प्रायर तो नोटिस भेज देना है, एटलीस्ट 7 days प्रायर ऑफ बोर्ड मीटिंग नोटिस शैल बी सेंट। मतलब कि 7 days का टाइम बता दिया है कि 7 दिन पहले, प्रायर और बोर्ड मीटिंग 7 दिन पहले तो नोटिस भेज देना चाहिए, उनको मिल जाना चाहिए 7 days प्रायर नोटिस। ठीक है, क्या यही सेम चीज यहाँ पे लिखी है? चलो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे। इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं क्या मैं? रुको, यहाँ पे दो और बात लिख देती हूँ, क्या हम उसे भी कॉपी पेस्ट कर पाएंगे? यस, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो बात और लिखी जाएगी। दो बात क्या लिखी जाएगी? तीसरी, नोटिस कैन बी सेंट वाया, कहाँ कहाँ से भेज सकते हो आप? पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, हैंड डिलीवरी कर सकते हो, ओके, हैंड डिलीवरी कर सकते हो, और आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी भेज सकते हो। ठीक है, तीनों तरीके से भेज सकते हो। और यहाँ पे एक शॉर्टर नोटिस की बात भी की थी कि शॉर्टर नोटिस की बात हुई थी। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे होल्ड पे रख रहे हैं, शॉर्टर नोटिस को अभी अपन समझेंगे शॉर्टर नोटिस क्या होता है। ठीक है, एंड उसका लाइन भी समझेंगे शॉर्टर नोटिस क्या होता है। पहले तो क्या ये तीनों चीज SS1 में भी लिखी हुई है सेम तरीके से? क्या ये तीनों चीज SS1 में भी लिखी हुई है? तो यस, ये तीनों चीज SS1 में भी लिखी हुई है। SS1 में बोला गया है कि हर डायरेक्टर को राइटिंग में भेजना चाहिए नोटिस, 7 days पहले उनको मिल जाना चाहिए नोटिस, एंड आप उसे पोस्ट, हैंड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी दे सकते हो, किसी भी मीन से आप दे सकते हो। तो क्या ये तीनों चीजें, अरे क्या हम ये तीनों चीजें, एक मिनट ना, कॉपी करें? एक मिनट, थोड़ा स्लो चल रहा है, हो जाएगा। यस, ये आ गया यहाँ पे।
यस, हो गया? ठीक है। ठीक है, ठीक है, चल जाएगा ये तो, है ना? समझ में आ रहा है हमको ऑलरेडी। चल जाएगी, ये बात भी चल जाएगी। एक मिनट ना। ठीक है, तो क्या ये तीनों बातें SS1 में दी गई है? ओके, ये तीनों बातें SS1 में भी दी हुई है, चल जाएगा ये तीनों भी, ठीक है। अब SS1 में कुछ और डिटेल भी दिया हुआ है, कुछ और डिटेल भी दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। पहला तो यही चीज थी कि नोटिस आप सारे डायरेक्टर्स को भेजोगे, ठीक है। बाय स्पीड पोस्ट भेजो, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजो, कहीं से भेजो, मतलब स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, इनने एक्स्ट्रा बता दिया। बोल रहे हैं कि आप रजिस्टर पोस्ट से भेज सकते हो, ये भी एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। उनने बोला कि आप हैंड डिलीवरी भी कर सकते हो, आप फैक्स से भी भेज सकते हो, ये बता दिया, फैक्स से भी भेज सकते हो, आप ईमेल से भी भेज सकते हो, ये बता दिया, ओके। ये बता दिया कि अदर मीन्स जो है उससे भेज सकते हो। तो यहाँ पे कुछ उन्हें डिटेल और कर दिया, SS1 में डिटेल और बता दिया कि आप और क्या क्या कर सकते हो, ओके। उसके बाद नोटिस कौन इशू करेगा, ये बात कंपनीज एक्ट में नहीं बताई है, ये SS1 में अच्छे से बता दी गई है। SS1 में अच्छे से बता दिया है कि कौन इशू करेगा। नोटिस टू बी इशूड, नोटिस टू बी इशूड कौन इशू करेगा? तो बाय कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। जब कंपनी में सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी है तो उससे, इफ नो कंपनी सेक्रेटरी देन डायरेक्टर इशू करेगा, और एनी ऑथोराइज्ड पर्सन, उसके अलावा डायरेक्टर के अलावा अगर कोई और ऑथराइज पर्सन है तो वो इशू करेगा। तो नोटिस कौन इशू कर सकता है? CS इशू कर सकता है। अगर उस कंपनी में CS नहीं है, इफ नो CS इन कंपनी, तो उस घर पे डायरेक्टर जो है कंपनी का वो इशू करता है नोटिस, या फिर कोई ऑथराइज पर्सन है तो वो इशू करेगा नोटिस, ठीक है। ये हो गई बात। उसके बाद यहाँ पे आता है पांचवा पॉइंट कि कंटेंट्स क्या होंगे, कंटेंट्स क्या होंगे ऑफ नोटिस, ठीक है। तो पहला तो है कि उसमें डे, डेट, टाइम और वेन्यू की बात होगी, जब भी जहाँ पे भी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज की बात होगी, जहाँ पे ऑप्शन, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, अवेलेबल टू डायरेक्टर्स टू अटेंड मीटिंग थ्रू, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कि ये ऑप्शन जो अवेलेबल है किसके पास? डायरेक्टर्स के पास, कि वो चाहें तो और इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी वीडियो को अटेंड कर सकते हैं, ओके। हाँ, तो ये दो कंटेंट्स दिए हुए हैं, ये दो कंटेंट्स दिए हुए हैं। छठी बात क्या कह रहे हैं? छठी बात ये कह रहे हैं कि नोटिस टू बी गिवन इवन इफ द डेट ऑफ नोटिस इज प्री डिटरमाइंड। अगर नोटिस की जो डेट है वो प्री डिटरमाइंड है तो भी हमको नोटिस देना है, ठीक है। एंड 7 डेज की बात तो हो ही गई थी। आप देखोगे ना तो आपका पूरा जो नोटिस का जो सेक्शन है, जो नोटिस का जो सेक्शन है वो पूरा कवर्ड हो चुका है इस चार्ट में। इस चार्ट में पूरा नोटिस का सेक्शन कवर हो चुका है पूरा। अब आप इसको एक बार फिर से पढ़ लोगे ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। हमको कितने दिन पहले नोटिस भेजना है? 7 डेज पहले भेजना है। हर एक डायरेक्टर को इन राइटिंग भेजना है, चाहे वो पोस्ट से भेजो, चाहे वो फैक्स से भेजो, चाहे हैंड डिलीवरी करो, चाहे मेल से भेजो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजो। उसके बाद कौन इशू करेगा? CS इशू करेगा। कहाँ लिखा है? SS1 में लिखा है कि CS इशू करेगा। अगर कोई CS कंपनी सेक्रेटरी नहीं है कंपनी में, डायरेक्टर या कोई ऑथराइज पर्सन है, वो इशू करेगा। कंटेंट्स क्या होने चाहिए नोटिस के? तो नोटिस के कंटेंट्स में डे, डेट, टाइम, वेन्यू होना चाहिए। एंड डायरेक्टर्स के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी उनमें लिखा होना चाहिए।
और लास्ट बात अपन ने क्या की थी कि अगर नोटिस किसी मीटिंग कोई प्री डिटरमाइंड टाइम पे भी हो रही है, ठीक है, डेट ऑफ मीटिंग इज प्री डिटरमाइंड ना, यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया मैंने। मीटिंग अगर प्री डिटरमाइंड टाइम पे भी हो रही है तो भी हमको नोटिस भेजना जरूरी है। डेट ऑफ मीटिंग इज प्री डिटरमाइंड तो भी हमको नोटिस भेजना जरूरी है। अगर वो पहले से डिसाइडेड भी है, प्री डिटरमाइंड भी है कि मीटिंग इस दिन हमको करनी है, तो भी हमको नोटिस भेजना जरूरी है। ओके, क्या ये क्लियर है? क्या ये बाइफर्केशन आपको क्लियर है? ओके, ये तो आप नोट कर ही लोगे। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म नोटिस की बात, कि शॉर्ट टर्म नोटिस में क्या लिखा है। तो इफ कंपनी सेंड, एक सेकंड, मैं थोड़ा ग्रामर मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ग्रामर मिस्टेक ठीक कर लूँ अपनी, एक मिनट। कि अगर कंपनी चाहे अगर बोर्ड मीटिंग, इफ कंपनी में बोर्ड मीटिंग, ठीक है, अगर बोर्ड मीटिंग जो हो रही कंपनी में, इफ बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड ऑन शॉर्टर नोटिस, मतलब क्या, जो 7 डेज का नोटिस पीरियड है ना, उससे कम टाइम में अगर बोर्ड मीटिंग करनी पड़ रही किसी भी वजह से, किसी भी वजह से, तो क्या होना चाहिए, वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट इन दैट बोर्ड मीटिंग। मतलब उस बोर्ड मीटिंग जो भी शॉर्टर नोटिस पे हुई है, जो भी शॉर्टर नोटिस से मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए अगर शॉर्टर नोटिस दिया जा रहा है बोर्ड मीटिंग के लिए। ठीक है, ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। ये तो हो गया कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मीटिंग मीटिंग में आ गया। इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, अगर मीटिंग में नहीं आया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हो पाया उस मीटिंग में, किसी भी कारणवश अगर वो मीटिंग में नहीं आ पाया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर प्रेजेंट नहीं है उस मीटिंग में, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, दो चीज करेंगे। पहला तो द डिसीजन shall be circulated to all the directors। जो भी डायरेक्टर्स है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, नॉर्मल डायरेक्टर है, जो भी डायरेक्टर्स है, उनको क्या बोलते हैं, उस मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया है, वो सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट होना चाहिए। ठीक है, सर्कुलेट होना चाहिए मतलब हर डायरेक्टर को डिसीजन लिखा होना चाहिए, मिलना चाहिए कि ये डिसीजन हमने इस बोर्ड मीटिंग में लिया। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो करना है हमको ना, सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करना है। एंड द डिसीजन विल बी फाइनल ओनली only when one independent director ratifies the decision। इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब क्या होगा, कि डिसीजन तभी फाइनल होगा जब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसमें अपना अप्रूवल दे दे, उसमें अपना अप्रूवल दे दे मतलब रेटिफाई कर दे, उसे रेटिफाई करके दे दिया, अप्रूवल दे दिया कि हाँ ये डिसीजन ठीक है, कर सकते हैं, तभी जाके वो डिसीजन फाइनल होगा, नहीं तो वो डिसीजन कैंसिल, वो डिसीजन कैंसिल। समझ में आया? कि अगर शॉर्टर नोटिस पे बोर्ड मीटिंग हो रही है, 7 दिन से कम के नोटिस में अगर बोर्ड मीटिंग हो रही है, तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, होना चाहिए, पहले मैंडेटरी हो गया। दूसरा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या वे आउट है, अगर प्रेजेंट नहीं है और हमको मीटिंग करनी पड़ रही तो क्या कर सकते हैं, तो जो भी डिसीजन लिया है, जो भी उस मीटिंग में डिसीजन लिया है, उस मीटिंग का डिसीजन जो भी लिया है, आपको सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करना पड़ेगा, सारे डायरेक्टर्स को वो डिसीजन भेजना पड़ेगा। एंड जब तक कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस डिसीजन को रेटिफाई नहीं करता है, तब तक वो डिसीजन फाइनल नहीं माना जाएगा।
तब तक वो डिसीजन फाइनल नहीं माना जाएगा। तो फाइनल कब होगा? जब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस सर्कुलेटेड डिसीजन को अप्रूव कर देता है कि हाँ ये ठीक है, हाँ ये डिसीजन ले सकते हैं, या अपना जो भी उसको देना है इनपुट वो देने देने के बाद बोल दे कि हाँ इसको इस तरीके से रेटिफाई करने के बाद अप्रूवल दे सकते हैं, तो तभी वो डिसीजन फाइनल होगा। मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि कहाँ कहाँ पे है। समझ में आया? इज इट क्लियर? शॉर्टर नोटिस समझ में आ गया बोर्ड मीटिंग का? एंड मीटिंग्स नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग समझ में आ गई? बहुत ही हैवी चीज आपने अभी पढ़ी है बोर्ड मीटिंग के बारे में, बहुत ही हैवी चीज। इसके बाद जो कोरम है ना, वो तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे। कोरम जो है आप इजी समझ जाओगे, बट कोरम भी एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है। एंड हम बहुत ही नई चीज पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहती हूँ इसको समझाने में, पढ़ाने में। तो हम कोरम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, आपको समझ में एकदम से नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ लिया। ओके, ठीक है। सो हम इसके बाद क्या करते हैं कि क्लास, अब नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी हमारी, उसमें इसको कंटिन्यू करेंगे कोरम को। एंड कोरम के साथ साथ मेंबर्स ऑफ द मीटिंग। हाँ, एक बार बोर्ड मीटिंग समझ में आ गई ना, तो जो मेंबर मीटिंग है मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स जो होती है, वो भी आपको इजी समझ में आ जाएगी। बट बोर्ड मीटिंग पहले समझना थोड़ा जरूरी है, तब जाके आपको फ्लो समझ में आएगा कैसे मीटिंग्स होती। ओके, सो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में लॉ की। कल अपन कोशिश करेंगे कि अकाउंट्स पढ़ें, है ना, अकाउंट्स पढ़े, उसको भी फटाफट कंप्लीट करें। वैसे अकाउंट तो जल्दी हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, बहुत ही जल्दी अकाउंट्स हो जाएगा। इकोनॉमिक्स और बिजनेस थोड़ा सा स्लो चलेगा, एंड बिजनेस कम्युनिकेशन भी बहुत जल्दी से आप हो जाएगा। अभी तक हाँ आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, बट वो भी मैं आपको जल्दी ही दे दूंगी, उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। बट अभी जो ये हैं सारे टॉपिक्स, इसको पढ़ते रहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।